हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी घुमक्कड़ बंदी अंजलि और आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं बादलों के घर मेघालय। जी हां, आज का ये पॉडकास्ट आपकी मेघालय ट्रिप के लिए एक वन स्टॉप गाइड होने वाला है। मैंने हाल ही में मेघालय की एक शानदार 6 दिनों की यात्रा की और उसका पूरा का पूरा ब्यौरा, हर छोटी बड़ी डिटेल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेघालय, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मेघों का घर या अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे पहाड़ों और झरनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मेघालय की राजधानी है शिलांग, लेकिन गुवाहाटी, जो सिर्फ मेघालय ही नहीं बल्कि सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एंट्री गेटवे है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी मेघालय यात्रा को कैसे प्लान कर सकते हैं, कब जाना चाहिए, कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, वेज खाने में क्या विकल्प है और सबसे जरूरी, वहाँ के छिपे हुए खजानों को कैसे एक्सप्लोर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मेघालय की इस अनोखी सैर को। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, मेघालय जाने का सही समय कौन सा है? देखिए, जैसा मैंने बताया, इसका नाम ही है बादलों का घर और यहाँ के चेरापूंजी में तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए मेरी पहली और सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि मॉनसून के महीनों में, यानी जून से सितंबर के बीच, मेघालय जाने से बचें। बारिश में कई ट्रैकिंग के रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल और फिसलन भरे हो जाते हैं और कुछ जगहें तो टूरिस्ट्स के लिए बंद भी हो सकती हैं। अब आप पूछेंगे कि फिर बेस्ट टाइम कौन सा है? तो मेरे अनुभव के हिसाब से दिसंबर का महीना एकदम परफेक्ट था। मौसम बहुत ही सुहावना था, न तो ज्यादा गर्मी थी और न ही ऐसी ठंड कि आप बर्दाश्त न कर पाए। हल्की हल्की ठंड थी, जो घूमने के लिए बहुत अच्छी होती है। दिसंबर में जाने का एक और फायदा ये था कि सारे ट्रैक्स खुले हुए थे और उन्हें करना बहुत आसान था। एक और बात का ध्यान रखिएगा, डॉकी और स्नोंगपडेंग जैसे जो निचले इलाके हैं, वहाँ ठंड थोड़ी कम होती है। लेकिन जैसे ही आप चेरापूंजी और शिलांग की तरफ जाएंगे, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर हैं, वहाँ आपको ठंड थोड़ी ज़्यादा महसूस हो सकती है। तो पैकिंग उसी हिसाब से करनी होगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि मेघालय पहुंचना कैसे है और वहां घूमने के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या इंतजाम करना है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। मेघालय पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी और सबसे बड़ा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों ही गुवाहाटी, असम में हैं। दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, बनारस, पटना जैसे बड़े शहरों से गुवाहाटी के लिए आपको डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ्लाइट्स आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं, तो भी गुवाहाटी देश के लगभग हर हिस्से से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हालांकि शिलांग में भी एयरपोर्ट है। एक बार आप गुवाहाटी पहुंच गए, तो वहां से शिलांग का सफ़र लगभग 2 से ढाई घंटे का है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको शिलांग के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाती है। लेकिन अब आता है मेरा सबसे ज़रूरी सुझाव। अगर आप ग्रुप में हैं या फिर सोलो ट्रैवलर भी हैं, लेकिन आपके पास समय की थोड़ी कमी है, तो सबसे अच्छा और सुविधाजनक विकल्प है कि आप गुवाहाटी से ही अपनी पूरी यात्रा के लिए एक निजी वाहन, जैसे कि इनोवा या डिज़ायर, बुक कर लें। हमने भी यही किया था। दिसंबर में हमें इनोवा का किराया लगभग 4,700 रुपये प्रतिदिन पड़ा था। अगर आप छोटी गाड़ी जैसे डिजायर लेते हैं, तो वो थोड़ी सस्ती मिल सकती है। गुवाहाटी से गाड़ी लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ड्राइवर आमतौर पर बहुत पेशेवर और अनुभवी होते हैं। उन्हें हर रास्ते, हर जगह की जानकारी होती है, जिससे आपकी यात्रा बहुत आसान और आरामदायक हो जाती है। कुछ एडवेंचर पसंद करने वाले लोग गुवाहाटी से टू व्हीलर भी किराए पर ले लेते हैं, जो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ठंड के मौसम में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं घूम सकते। देखिए, मेघालय के अंदरूनी हिस्सों में जो असल में खूबसूरत जगहें हैं, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। आपको टैक्सी तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं होता। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ सकता है। सच बताऊं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे अगर आप 7 दिन की यात्रा प्लान करेंगे, तो वो आराम से 10-12 दिन तक खींच सकती है। और एक और बात, वहां शाम 5 बजे के बाद ही अंधेरा होने लगता है और ठंड भी बढ़ जाती है। ऐसे में रात में परिवहन मिलना लगभग मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सलाह यही है, अगर समय कम है तो एक निजी वाहन बुक कर लीजिए। ये थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन ये आपके समय और सुविधा की पूरी कीमत वसूल करवा देगा। ठीक है, तो अब आपने ये तय कर लिया है कि कब जाना है और कैसे जाना है। अब बात करते हैं रहने की व्यवस्था की। मेघालय में ज्यादातर यात्रा कार्यक्रम ऐसे बनते हैं कि आपको लगभग हर रात एक अलग जगह पर रुकना होता है। इसलिए
सही जगह पर सही होटल या होमस्टे चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गुवाहाटी की। यहाँ पलटन बाजार, जान बाजार और जी बस रोड प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ आपको बाजार, कैफे और रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप पलटन बाजार के नज़दीक कोई होटल लें। इससे आप शहर के ट्रैफिक से भी बचेंगे और स्थानीय जगहों तक पहुंचना भी आसान होगा। हम अपनी वापसी पर द ऑर्नेट होटल में रुके थे, जो काफ़ी अच्छा था। यहाँ कई हॉस्टल भी उपलब्ध हैं और कई बार मौके पर जाकर भी अच्छे होटल मिल जाते हैं। अब आते हैं शिलांग पर। शिलांग में रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह है पुलिस बाजार। ये शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र है और यहीं से आपको चेहरापूंजी और डॉकी जैसी जगहों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलता है। हम होटल शौर्य इन में रुके थे, जिसका किराया लगभग 2500 रुपये पर नाइट था। एक बात और, कई अच्छे होटल आपको ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेंगे, इसलिए आप वहां पहुंचकर भी उपलब्धता जांच सकते हैं। अब कुछ दूसरी प्रमुख जगहों और मेरे सुझावों की बात करते हैं। स्नोंगपडेंग में हम ब्राइट स्टार कैंप साइट में रुके थे। इसका चार्ज था 1200 रुपये प्रति व्यक्ति, जिसमें आपका टेंट में रुकना, कैंप फायर, नाश्ता और रात का खाना सब कुछ शामिल था। ये एक कमाल का अनुभव था। प्यानुरसला में हम डेली बिहार में रुके, जिसका किराया लगभग 2300 रुपये पर नाइट था। चेरापूंजी में बेल्स बिक्सा होम स्टे या शालोम गेस्ट हाउस अच्छे विकल्प हैं। बेल्स बिक्सा का किराया लगभग 2200 रुपये पर नाइट था और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। नोंगराइट में जब आप लिविंग रूट ब्रिज का ट्रैक करके थक जाते हैं, तो वहां सैंटिना होम स्टे में रुक सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर आपको बहुत ही प्यारे और आरामदायक होमस्टे मिल जाएंगे, जो आपको स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने का एक शानदार मौका देते हैं। इन सभी जगहों के संपर्क विवरण और बुकिंग की जानकारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आगे जब मैं आपको डे वाइज जानकारी बताऊंगी, तब हम होटल्स पर और बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की, जो किसी भी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मेघालय में मैं आपको पहले ही बता दूं कि खान पान के विकल्प थोड़े सीमित हो सकते हैं, खासकर अगर आप शाकाहारी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेज खाना नहीं मिलेगा, लेकिन वैरायटी थोड़ी कम मिलेगी। यहाँ का प्रमुख भोजन चावल है। आपको ज्यादातर जगहों पर चावल, मैगी और आमलेट बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, चपाती या रोटी की उपलब्धता थोड़ी कम होती है। कहीं कहीं आपको आलू पराठा भी मिल सकता है। अगर आप उत्तर भारतीय भोजन जैसे दाल रोटी सब्जी ढूंढ रहे हैं, तो वो आमतौर पर ज्यादा उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अच्छा खाना नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ अच्छे रेस्टोरेंट के नाम बताती हूँ। प्यानुरसला में का बरीवॉर नाम की एक जगह है। यहाँ का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। और चेरापूंजी में ऑरेंज रेस्टोरेंट एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा जीवा वेज कैफे भी बहुत जगह है। मेरा सुझाव है कि आप अपना नाश्ता ज्यादातर होटल या होमस्टे में ही करने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर शाकाहारी खाना मिलेगा, बस आपको विकल्पों के लिए थोड़ा ज्यादा तलाशना पड़ सकता है, तो थोड़ा मन बनाकर चलिएगा। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, पैकिंग। क्या सामान साथ ले जाना है और क्या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर दिन अपना सामान पैक करके आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले कपड़ों की बात करते हैं। मोजे के कई जोड़े ज़रूर रखें, क्योंकि ट्रैकिंग में या झरनों में भीगने पर इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छी गर्म जैकेट, कुछ ऊनी कपड़े और थर्मल इनर वियर ज़रूर पैक करें। झरनों में उतरने का मन हो सकता है, इसलिए एक दो जोड़ी शॉर्ट्स भी साथ रख लें। जूते, ये सबसे ज़रूरी हैं। आपके पास अच्छे और आरामदायक हाइकिंग शूज़ होने ही चाहिए। कुछ और ज़रूरी चीज़ों में एक पानी की बोतल, एक छोटा डे पैक बैकपैक, इसके बारे में मैं अभी और बताऊंगी। लगभग 10,000 से 15,000 रुपये नगद ज़रूर रखें, क्योंकि हर जगह ऑनलाइन पेमेंट या एटीएम की सुविधा नहीं होती। अपने मोबाइल को पानी से बचाने के लिए एक प्लास्टिक कवर और गीले कपड़ों को रखने के लिए कुछ पॉलीथीन बैग्स। दस्तावेजों में 2-3 पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी आईडी की जेरोक्स कॉपी और आधार कार्ड के अलावा एक और आईडी प्रूफ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस जरूर साथ रखें। और हाँ, अपनी ज़रूरी दवाएं और कुछ सामान्य दवाएं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर दर्द और उल्टी के लिए अपने साथ ज़रूर ले जाएं। अब सामान के लिए मेरे 2 सबसे ज़रूरी सुझाव। पहला, कम से कम सामान पैक करें, क्योंकि आपको हर दिन चेक इन और चेकआउट करना है। और दूसरा, ट्रॉली बैग की बजाय डफल बैग या रक्सैक ले जाना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। और अब वो डे पैक वाली बात। एक छोटा डे पैक अपने साथ जरूर रखें, ये बहुत काम आएगा। जब आप किसी कैंपसाइट या ट्रैकिंग के लिए जा रहे हों, जैसे कि नोंगराइट के लिविंग रूट ब्रिज के लिए, जहां पूरा सामान ले जाना मुश्किल होता है, तो अपना ज्यादातर सामान गाड़ी में ही ड्राइवर के पास छोड़ दें।
और अपने डे पैक में सिर्फ एक रात के कपड़े, इनर वियर, टॉवल और ज़रूरी सामान रखें। इससे आपका ट्रैक बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ, ठंड के कारण कपड़े सूखने में समय लगता है, इसलिए पर्याप्त इनर वियर जरूर रखें। कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव भी हैं। मेघालय जाने से पहले मेघालय टूरिज्म ऐप डाउनलोड करके अपना ई पास जरूर जनरेट कर लें। इसमें अपने साथ यात्रा कर रहे सभी सदस्यों को जोड़ें और अपने आईडी कार्ड तैयार रखें। जैसा मैंने पहले कहा, आधार के अलावा एक और आईडी प्रूफ जरूर साथ रखें। मेघालय के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर टिकट और पार्किंग चार्ज लगते हैं। पार्किंग का चार्ज लगभग 100 से 150 रुपये होता है। डॉकी में नाव की सवारी का किराया 800 रुपये और क्लिफ जंपिंग का 300 रुपये तय है। अच्छी बात यह है कि दाम उचित और तय होते हैं, इसलिए आपको मोलभाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। मेघालय में करने के लिए क्या क्या है और आपका 8 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम कैसा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख गतिविधियों की। मेघालय अपने आप में एक रोड ट्रिप डेस्टिनेशन है। हरे भरे नज़ारे और घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। यहाँ अनगिनत झरने हैं। फीफी वाटरफॉल एक ऑफ बीट और बेहद सुंदर झरना है जहाँ भीड़ कम होती है। रेनबो फॉल्स भी बहुत खूबसूरत है। चेरापूंजी के आसपास तो आपको कई छोटे बड़े झरने मिलेंगे और कुछ में तो आप डुबकी भी लगा सकते हैं। डॉक्की में उमंगोट नदी के क्रिस्टल क्लियर पानी में बोटिंग का अनुभव तो अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे नाव हवा में तैर रही हो। श्नोंग पडेंग में आप क्लिफ जंपिंग और डाइविंग का भी आनंद ले सकते हैं। श्नोंग पडेंग में नदी किनारे कैंपिंग और बोनफायर का अनुभव हमेशा याद रहेगा। और अगर आसमान साफ हो तो तारों को निहारना यानी स्टार गेजिंग भी एक बेहतरीन अनुभव है। ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए नोंगराइड के पास स्थित डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज प्रकृति का एक अद्भुत अजूबा है और मेघालय का प्रमुख आकर्षण भी। इसके अलावा प्यानुरसला से शुरू होने वाला बैम्बू ट्रैक भी बहुत रोमांचक है। मेरी सलाह है कि इन ट्रैक्स के लिए सुबह जल्दी निकलें, क्योंकि शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है और ठंड बढ़ जाती है। कुछ ऑफबीट जगहों में गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर चंदुबी लेक है, जहां आपको कमल के फूल देखने को मिलते हैं। और डॉकी के पास स्थित मावलियानोंग, जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, वहां भी जरूर जाए। अब मैं आपको अपना 8 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम बताती हूँ। आप इसे अपनी सुविधानुसार बदल सकते हैं। पहले दिन हम गुवाहाटी पहुंचे और वहां से सीधे शिलांग के लिए निकल गए। उमियम लेक पर थोड़ी देर रुके और नज़ारे देखे। उसके बाद रास्ते में जीवा वेज पर ब्रेक लिया। शाम को शिलोंग लोकल मार्केट घूमे और वहां डिनर किया। रात में हम होटल शौर्या इन में रुके। सुबह शिलांग से नाश्ता करके हम निकल पड़े। सबसे पहले हम फीफी वाटरफॉल पहुंचे। यहाँ नाव से नदी पार की और झरने के बिल्कुल नीचे तक गए। फीफी झरने पहले ही एक और सुंदर झरना देखा, जिसके लिए थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद फीफी वाटरफॉल के लिए नीचे उतरे। वाह, कितना सुंदर झरना था, पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। हम सब झरने की खूबसूरती निहार ही रहे थे कि हमारे एक साथी ने इतने ठंडे पानी में डुबकी लगा दी। फिर क्या था, हम सब भी एक एक करके पानी में चले गए और सच में बहुत मजा आया। ठंडा पानी बिल्कुल थेरेपी की तरह काम करता है। उसके बाद वहां से लौटते हुए ऊपर बैठकर कुछ स्नैक्स के साथ हमने सूर्यास्त का नजारा देखा। आज हमारा स्टे नोंग पडेंग में ब्राइट स्टार कैंप साइट पर था। हमें पहुंचने में रात हो गई थी। हमने सिर्फ जरूरत का डे पैक लिया। बाकी सामान कार में ही रखकर कैंप साइट में नीचे उतर गए। बोनफायर, नदी की कलकल और मैगी के साथ अपने दोस्तों के साथ आज के दिन के रोमांच के बारे में चर्चा, और अब सबको सुबह के नज़ारे का इंतजार था। तीसरे दिन श्नोंग पडेंग में सुबह की एक्टिविटीज में हमने कयाकिंग की, क्लिफ जंप किया। आप चाहे तो स्कूबा डाइविंग भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हैंगिंग ब्रिज घूमा। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देखते हुए निकल गए। सबसे साफ नदी द्वाकी की बोट राइड के लिए। द्वाकी में बोट राइड करने का सपना ना जाने कब से था। यकीन मानिए, द्वाकी उतनी ही साफ है जैसे आपने तस्वीरों में देखी है। यहाँ बोट राइड करने का अनुभव और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद सुंदर था। इसके बाद हम पेनुरसला के लिए निकले और रात में डेली बियार होटल में रुके। चौथा दिन सुबह जल्दी हमने सबसे एडवेंचरस कहा जाने वाला बैम्बू ट्रैक किया। बीच में हवा से लटके बैम्बू ब्रिज, जिनके दोनों तरफ खाई थी, वहां से गुजरना अपने आप में बहुत साहसी काम था। लेकिन अंतिम पड़ाव पर जो सीधा ब्रिज था, जिसको चढ़ते हुए नीचे देखने की हिम्मत तक ना हो, वो शायद पूरी ट्रेल का सबसे डरावना ब्रिज था। आखिर हिम्मत करके पहुंच ही गए। ऊपर से चारों ओर का नज़ारा बेहद सुंदर था। फिर हमने उतरना शुरू किया। शाम के लगभग 4 बज गए। यहाँ पर भी एक हिडन वाटरफॉल है, वहाँ पर हम रुके और यहाँ भी हम सब ने पानी में छलांग लगा दी। वहाँ लकड़ी इकट्ठा करके आग भी जलाई। ऊपर तक आते आते अंधेरा हो चुका था। कपड़े गीले होने की वजह से ठंड भी लग रही थी।
ऊपर आकर कपड़े बदले और एक लोकल दुकान पर मैगी और चाय का आनंद लिया। तब तक वहां सिर्फ एक ही दुकान खुली थी। हमने कैफे वाली दीदी को खुबलाई, यानी खासी भाषा में धन्यवाद दिया और निकल पड़े, और फिर चेरापूंजी की ओर ड्राइव किया। रात में हम बेल्स बिक्सा होम स्टे में रुके। वेजिटेरियन डिनर के लिए हमने पहले ही बोल दिया। 5वां दिन हमने चेरापूंजी की कुछ जगहें देखी, जैसे कि कुछ झरने, कुछ केव्स, व्यू पॉइंट्स, लोकल मार्केट, और फिर नोंगराइड के लिए ट्रैक शुरू किया। अक्सर लोग लिविंग रूट ब्रिज का ट्रैक एक दिन में ही कर लेते हैं, सुबह उतरना शुरू करते हैं और शाम तक वापस गांव आ जाते हैं। पर मेरा सुझाव है कि आप रात नोंगरियत गांव में ही रुके। उसके दो फायदे हैं। एक तो आप लिविंग रूट ब्रिज पर आराम से समय बिता सकते हैं, और मैं आपको बताऊं, लिविंग रूट डबल डेकर ब्रिज तो बहुत फेमस है। इसके अलावा आपको रास्ते में इतने सारे ब्रिज, ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल और ऐसी ऐसी जड़ें देखने को मिलेगी जिनका आदि और अंत आपको पता ही नहीं चलेगा। साथ ही आप अगली सुबह फिर डबल डेकर ब्रिज देख सकते हैं। और रेनबो वाटरफॉल का ट्रैक भी तभी संभव है, आपको बड़े आराम से और सस्ते में होमस्टे मिल जाएंगे। होमस्टे आप पहुंचते से बुक कर ले, क्योंकि ब्रिज के पास होमस्टे लिमिटेड है। साथ ही रेनबो वाटरफॉल उससे आगे है, तो आपको ब्रिज के आसपास ही होमस्टे ले। हम यहाँ सैंटिना होमस्टे में रुके थे। छठा दिन जल्दी सुबह हम रेनबो फॉल्स गए। आप रेनबो वाटरफॉल जरूर जाए और सुबह सुबह जाए, ताकि आपको कोई भीड़ ना मिले। हम जब वापस आ रहे थे तब लोग जा रहे थे और धूप भी बढ़ चुकी थी। और दिलचस्प बात यह है कि रेनबो वाटरफॉल में सचमुच दिखता है इंद्रधनुष। फिर टिरना गांव वापस ट्रैक किया, लगभग 2 बज गए। उसके बाद हम चेरापूंजी के ऑरेंज रूट वेज में खाना खाते हुए सीधे ऑफ बीट आइलैंड निकल गए। आप चाहे तो यहाँ से ही अपने गंतव्य की ओर वापसी ले सकते हैं, या इस ऑफ बीट आइलैंड को भी अपनी यात्रा में जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको मेघालय के इस ऑफ बीट आइलैंड के बारे में बताती हूँ। ये चेरापूंजी से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में एक टाउन आता है नॉनस्टॉइन, जिससे लगभग 8 किलोमीटर का खराब रास्ता था। यहाँ खासी लोग रहते हैं और भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ दिन में ही पहुंच जाना ही सही है, लेकिन हम बहुत लेट थे, काफी लेट थे। रात के 10 बज रहे थे, ठंड इतनी कि मोबाइल भी चलाते न बने और गाड़ी के अंदर नेटवर्क न मिले। सिर्फ BSNL ही चल रहा था, और फोन लगे तो सामने वाले को हमारी बात ही समझ न आए। तो रात 10 बजे हम मेघालय के असीम आसमान के नीचे कंपकपाते हुए खड़े थे, क्योंकि हमें ये ऑफ बीट आइलैंड घूमना था, जहां बेहद कम लोग आते हैं। हमने होमस्टे जिससे बुक किया था, पहले उन्होंने किसी और को फोन लगाया, फिर खांसी में बात ट्रांसलेट होती और फिर हम तक उसका जवाब आता। लगभग 1 घंटे ये सिलसिला चला। फिर हमें कोई लेने आते हुए दिखा। सांस में सांस आई। हम बस जरूरी सामान लेकर उसके पीछे भगवान भरोसे चल दिए। बीच में ब्रिज था और बाकी हर जगह पानी। 15 मिनट बाद लगभग हम कॉटेज पहुंच गए। 2 बेडरूम का एक कॉटेज, साथ में हॉल और हर कमरे में वॉशरूम, और बाहर एक कॉमन किचन। खाना हमने खुद बनाया, और यहाँ खाना का सामान भी आपको खुद लाना पड़ता है, कुक भी मिलता है। लेकिन आज हम बहुत लेट थे और जो व्यक्ति हमें लेने आया था उसको खांसी ही समझ आती थी। डरने जैसे कोई बात नहीं है, बस दिन में पहुंचने की बात है। बोनफायर जलाई गई, वेज पुलाव बनाया गया, और हाँ, यहाँ आपको अपना खाना बनाने का रॉ मटेरियल खुद ही लाना होगा, और कुक ना हो तो बनाना भी खुद ही है। कॉटेज का रेंट 3200 रुपये लगे थे। इस तरह आज के एडवेंचर के बारे में बात करके कल सुबह अब इस आइलैंड के नज़ारे का इंतजार था। 7वां दिन सुबह उठकर हम सब बालकनी में भागे, और जो नज़ारा था वो अद्भुत था। यहाँ के बादलों ने सच में मेघालय में होने का एहसास दिलाया। एक बहुत ही बड़ी खुली जगह है, पानी में बनता बादलों का प्रतिबिंब और खेलते बच्चे। इस आइलैंड का नाम है नोन खुनम आइलैंड। आज का दिन आराम के लिए रखा था। शांति से घूमते रहे, बच्चों से बातें की, सुबह का नाश्ता खुद बनाया और बस सुकून की सांस ली। रात को कुक से खाना बनवाया और बोनफायर का आनंद उठाया। और 8वें दिन हम गुवाहाटी के लिए वापस आ गए और रात में होटल द ऑर्नेट में रुके, जो कि पल्टन बाजार में ही है, गुवाहाटी स्टेशन से बिल्कुल पास, ताकि अगली सुबह आराम से ट्रेन ले सकें। तो दोस्तों, ये थी मेरी मेघालय यात्रा की पूरी कहानी और आपकी यात्रा के लिए एक विस्तृत गाइड। अपनी यात्रा में हमेशा ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें, क्योंकि जैसा कि कहते हैं, द मोर यू गो द मोर यू नो। आप जितना घूमते हैं उतना ही जानते हैं। यदि आप मेरी यात्रा के बारे में और जानना चाहते हैं या मेरी यात्रा के विजुअल्स देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेघालय के सभी दिन के व्लॉग्स और यात्रा वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि इंदुरख्या पर जा सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं।
आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। सभी संपर्क विवरण, टिप्स और जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये नॉर्थ ईस्ट में मेरा तीसरा राज्य था और मैं जल्द ही और राज्यों को भी कवर करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहिए और घूमते रहिए घुमक्कड़ बंदी के साथ।